हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और एजम्पशंस करा चुके हैं और इसके अलावा 6 प्रिंसिपल भी हमने आपको अकाउंटिंग के बताए थे। 2 वीडियोस इसमें हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज 3rd वीडियो है जो कि फाइनल लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो आज का वो है कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो देखिए हर एक प्रिंसिपल कोई ना कोई फैक्ट आगे बढ़ाता है, कोई ना कोई व्यू पॉइंट होता है उसमें कि क्या करना चाहिए। तो आपको पढ़ता है कि कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल किस चीज़ को एडवोकेट करता है, क्या बताता है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स को आप जिस कॉस्ट पर परचेज करें दे शुड बी रिकॉर्डेड ऑन दैट कॉस्ट, उनको उसी कॉस्ट पर आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि मार्केट वैल्यू पर। देखिए एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट ए कॉस्ट दे आर परचेज्ड। जिस कॉस्ट पर आपने एसेट को परचेज किया था आप उसी कॉस्ट पर उनको लिखिए, ना कि उनकी करंट मार्केट प्राइस पर। लेकिन परचेज करते समय आपने कई और भी तरह के एक्सपेंसेस किए हुए होते हैं, उसके ऊपर कई और खर्चे भी होते हैं जैसे आपका रिपेयर का खर्चा होता है। मान लीजिए कोई आपने सेकेंड हैंड मशीन ली, उस पर कुछ आपको रिपेयर करानी पड़ी परचेज करते समय, या फिर आपका कैरेज का खर्चा हो गया, यानी कि कैरी करके लाने का खर्चा, जहाँ से आपने परचेज की थी वहाँ से अपने बिजनेस साइट तक लाने का खर्चा, या फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा, उस मशीन को लगाने का। तो ये सारी चीज़ें जब आप परचेज करते हैं और उस समय जब ये खर्चा आप करते हैं तो इनको उसी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस दे आर परचेज्ड एंड प्राइस शुड इंक्लूड या रादर मस्ट इंक्लूड रिपेयर, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एंड कैरेज। तो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है कि जिस प्राइस पर आपने खरीदा है आप उस पर इसको रिकॉर्ड करें, मार्केट प्राइस पर ना करें। अच्छा, फिर बात आती है कि इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं। देखिए जो चीज़ पास्ट की होती है वो हिस्ट्री हो जाती है ना, जो चीज़ बीत चुकी है वो हिस्ट्री होती है, और कॉस्ट हमेशा पास्ट की होती है। आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो फ्यूचर में तो खरीदेंगे नहीं, आपने पहले से खरीद रखी है तभी उसकी आपके पास कुछ कॉस्ट है। तो जो चीज़ आपने पहले खरीदी हुई होती है वो पास्ट का काम हो चुका होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कॉल्ड हिस्टोरिकल सिंस कॉस्ट रिलेट्स टू पास्ट। इसको हिस्टोरिकल कहते हैं क्योंकि कॉस्ट हमेशा पास्ट से रिलेटेड होती है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट प्रिंसिपल है कि एसेट को जिस प्राइस पर आप परचेज करें उसी प्राइस पर आप रिकॉर्ड कर दें, लेकिन परचेज प्राइस में आप उसके रिपेयर, इंस्टॉलेशन और उसके अलावा कैरेज, जो भी आपने उसमें खर्चा किया उन एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर दें। क्या बेनिफिट है इसके? इसका बेनिफिट है कि मार्केट वैल्यू टेंड्स टू चेंज, कॉस्ट रिमेन्स स्टेशनरी। देखिए मार्केट प्राइस तो अप एंड डाउन होता रहता है, मार्केट तो जो है वो चेंज होती रहती है। आज प्राइस कुछ और है, कल प्राइस कुछ और है। अगर आप मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो मार्केट प्राइस आपका फ्लक्चुएट होगा बार बार, तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस प्राइस पर करेंगे। ठीक है, और कॉस्ट आपकी जो है आपने जिस वैल्यू पर खरीदी वो आप खर्चा कर चुके हैं तो वो तो हो गया, वो तो स्टेशनरी रहेगी। आपने अगर 10,000 के लिए तो 10,000 आप दे चुके हैं, बस 10,000 खत्म बात, अब 10,000 आपकी कॉस्ट हो गई। लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी रोज चेंज होगी, बार बार चेंज होती रहती है। तो इसलिए एक तो इसका बेनिफिट है कॉस्ट का कि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उस पर रिकॉर्ड करना आसान नहीं है। लेकिन कॉस्ट स्टेशनरी रहती है, एक बार आपने खर्चा कर दिया वही आपकी कॉस्ट है, वो स्टेशनरी रहेगी फॉर द लाइफ टाइम। कॉस्ट कैन बी वेरीफाइड एट एनी टाइम। अच्छा, दूसरा कॉस्ट क्या है? रियल एंड एक्चुअल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होती है। आपको जो कॉस्ट देते हैं, आपने मशीन खरीदी, उसका बिल लिया, उसका पैसा दे दिया, तो रियल एंड एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, तो उसको आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बिल होते हैं उसके। लेकिन मार्केट प्राइस पर आप कहते हैं कि ठीक है साहब मैं 10,000 की खरीदी थी, लेकिन आज इसका मार्केट प्राइस 15,000 है, मैं इसको 15 कर लेता हूँ। आप करिए वेरीफाई कैसे करेंगे? 15,000 का आप बिल दिखाइएगा आपके पास, तो बिल तो होगा नहीं। तो मार्केट प्राइस कैन नॉट बी वेरीफाइड वेयर एज कॉस्ट कैन बी वेरीफाइड इजीली। तो ये इसके 2 फायदे हैं। लेकिन देखिए हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक तो अच्छा अपने एस्पेक्ट देख लें कि इसके फायदे क्या हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। क्या है कि कॉस्ट इज एन ओल्ड एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट जो होती है वो पास्ट की होती है। आपने किसी चीज़ को पुरानी कीमत उसकी आपको मालूम है, करंट नहीं मालूम है, तो पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। वो कहते हैं कि आज की जो है वो बताइए ना, आप पुरानी बातें क्यों बता रहे हैं। तो कॉस्ट इज एन ओल्ड एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। ये ओल्ड और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस के अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, वो ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं लेते उसको देखने के लिए। Assets earned by hard work and experience are not recorded. For example, technology का नो ब्रांड नेम etc.
दूसरा इसमें क्या होता है कि कॉस्ट में आप जब पैसा खर्च करके कोई चीज़ लेते हैं और उसका बिल लेते हैं तो वही कॉस्ट बनती है। तो जो एसेट आपने अपने हार्ड वर्क से, अपने एक्सपीरियंस से जनरेट किया है, उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके लिए कुछ खर्च नहीं किया है, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है ना। जैसे टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ है। टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ होता है कि आपने अपनी मेहनत और परिश्रम से कोई चीज़, कोई ज्ञान ऐसा हासिल कर लिया है जो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया है, कहीं से खरीदा नहीं, आपके पास प्रूफ नहीं है उसको खरीदने का। ब्रांड नेम, आप कोई चीज़ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है मार्केट में, उसका एक अपना नाम बन चुका है, ब्रांड नेम बन चुका है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है। तो ये इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। तो ये होता है कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय रेंडरिंग सर्विसेज या इम्पार्टिंग सर्विसेज, तो साथ ही साथ आपको एसोसिएटेड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद दैट रेवेन्यू। उस रेवेन्यू के साथ आपको उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस भी मैच कर देने चाहिए उसी समय, तभी आपको ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या सही आपकी पोजीशन बिजनेस की मालूम पड़ पाएगी। देखिए, रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग ए पीरियड शुड बी मैच्ड विद कंसर्न्ड एक्सपेंसेस। जो जब आप सेल करते हैं किसी चीज़ को, प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसको सेल करते हैं, या सर्विसेज है, सर्विस आप रेंडर करते हैं, तो आपको उसका पैसा मिलता है। तो जब वो पैसा मिले तो उसको अर्न करने में, उस रेवेन्यू को आपने जो जो खर्चा किया है वो खर्चे भी आपको उसमें से उसी समय मैच कर देने चाहिए, लेस कर देने चाहिए। तो बट एक्सपेंसेस ऑन अनसोल्ड गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। लेकिन जो गुड्स अभी बिकी नहीं है उनके एक्सपेंसेस आप उसके ऊपर क्या क्या खर्चा नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लिया कि 10,000 यूनिट्स आपने परचेज की, इसमें से आपने 8,000 यूनिट्स सोल्ड कर दी। ये परचेज की थी आपने 10,000 यूनिट्स, उसमें से 8,000 आपने सेल कर दी। तो जो 8,000 यूनिट बेचने से आपको पैसा मिला है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आप लेस कर दें। यानी कि पहले तो आप उसकी कॉस्ट लेस करते हैं 8,000 की सेल प्राइस में से, फिर उसके ऊपर आपने जो भी कैरेज का खर्चा हो या जो भी और सेलिंग एक्सपेंसेस हो वो भी आप लेस कर लें। तो आपका तब मैचिंग कंसेप्ट पूरा होगा कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किया उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने सेट ऑफ कर लिया उसके साथ। बात ये आती है कि 10,000 यूनिट परचेज की, 2,000 यूनिट आप 8,000 बेच दी, तो 2,000 यूनिट आपका क्लोजिंग स्टॉक है अनसोल्ड। इसके ऊपर जो खर्चा किया गया उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये तो अभी बिकी नहीं है, तो इसका रेवेन्यू आया नहीं, तो एक्सपेंसेस कैसे मैच करेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब आप गुड्स सेल करें तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू के साथ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, जो कंसर्न एक्सपेंसेस हैं, उनको मैच कर लें। ठीक है, लेकिन बात ध्यान में रहे कि जो अनसोल्ड गुड्स हैं उनके ऊपर क्या क्या खर्चा कंसिडर ना करें, क्योंकि वो जब बिकेंगे तब उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उनके ऊपर क्या क्या खर्चा उस समय आप कंसिडर करें। इंप्लीकेशन यानी कि इसका बेनिफिट या इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि इट हेल्प्स इन रिवीलिंग करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। सही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस आपको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जब आपने गुड्स मान लीजिए 8, जैसे हम कह रहे हैं 10 खरीदी 8 सेल कर दी, तो 8,000 गुड्स जब आपने सेल करी यूनिट्स, तो उस 8,000 यूनिट को सेल करके जो पैसा आया उसके ऊपर जो खर्चा हुआ था वो भी उसमें से लेस कर दिया आपने कि भाई कितने की खरीदी थी, कितना उसके ऊपर कैरेज का खर्चा आया, कितना सेलिंग एक्सपेंसेस आया, वो सब आपने बाकी सब खर्चे प्रोपोर्शनेट उसके ऊपर डाल दिए, तो आपको सही से मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट क्या है। तो इट हेल्प्स इन रिवीलिंग करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। यानी कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट होते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के, नेमली डेबिट एंड क्रेडिट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, और एक अकाउंट, इफ 1 अकाउंट इज डेबिटेड देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट जरूर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को क्रेडिट करता ही करता है। 2 को करता है कम से कम, यानी कि ज़्यादा को भी कर सकता है। यानी कि जैसे अगर आपने परचेज की गुड्स एक्स से, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन अगर आपने उसको कुछ कैश दे दिया और कुछ क्रेडिट रख दिया तो आप करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स टू कैश। तो देखिए, एक डेबिट हुआ और जितने से वो अकेला डेबिट हुआ उससे उतने अमाउंट से वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो मिनिमम 2 को करेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जितना डेबिट होगा क्रेडिट भी उतना ही होगा, चाहे 2 क्रेडिट हो चाहे 3 क्रेडिट हो।
ठीक है। और जितना क्रेडिट है डेबिट भी उतना होगा, चाहे एक क्रेडिट और 3-4 डेबिट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन में बराबर होते हैं। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट एंड वाइस वर्सा। हर डेबिट के लिए उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी होता है, वाइस वर्सा का मतलब है कि क्रेडिट के लिए डेबिट होता है, ठीक। ड्यू टू दिस अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड। इसी प्रिंसिपल के कारण से अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस्ड रहती है। इसी प्रिंसिपल के कारण से ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। इसी प्रिंसिपल के कारण से अकाउंटिंग में जो लोग डबल एंट्री सिस्टम पर अकाउंट को लेकर चलते हैं वहाँ फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप कोई अगर बेईमानी करेगा, फ्रॉड करेगा तो जल्दी से पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। एक को डेबिट करता है तो कम से कम उतने ही अमाउंट से कम दूसरे अकाउंट को या एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रेडिट भी करेगा। इम्प्लीकेशन क्या है कि ड्यू टू दिस बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट रिमेन्स इक्वल। इसी के कारण से बैलेंस शीट हमेशा आपकी बैलेंस जाती है, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल आपका हमेशा बराबर आता है। तो ये हुआ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बताता है कि आपको कब रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपने अर्न कर लिया ऐसा मान लेना चाहिए, उसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड हो गया है, रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया है, वो कब मानना चाहिए या हमें उसको कब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बताता है। तो रेवेन्यू इज डीम्ड टू हैव रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज। जब हमको किसी अमाउंट को रिसीव करने का लीगल राइट्स मिल जाता है तब रेवेन्यू जनरेट होता है। देखिए ऐसे सिंपल ऐसे नहीं कि आपने किसी को कोई ऑर्डर दे दिया या ऑर्डर मिल गया या कैश मिलने से भी नहीं होता कि रेवेन्यू आपने रिकग्नाइज कर लिया। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इसमें ये तो जरूरी है ही नहीं कि कैश सेटलमेंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा है, रेवेन्यू इज डीम्ड टू हैव रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट राइज। रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होता है जब उसके लिए हमें कोई लीगल राइट्स मिल जाते हैं। कैश सेटलमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मान लीजिए कि आपने 10th ऑफ मार्च में आपके पास ऑर्डर हुआ, रिसीव्स ऑर्डर फॉर सेल ऑफ ₹20,000। 10 मार्च में आपको ऑर्डर मिला कि साहब हमें 20,000 रुपये की आप प्रोडक्ट हमको बेच दीजिए, मतलब हम बेचेंगे किसी को। तो हमें ऑर्डर मिला सेल का 10th मार्च को 20,000 का। 15th मार्च में गुड्स आर डिलीवर्ड। 15 मार्च में हमने गुड्स डिलीवर कर दी, ठीक है। और 25 मार्च में कैश रिसीव्ड। 25 मार्च में कैश रिसीव्ड हुई। अब बताइए कहां पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। आपको ऑर्डर मिला, कोई लीगल आपको राइट्स अभी नहीं मिले, ठीक है ना। लीगल राइट टू रिसीव रेवेन्यू अराइज नहीं हुआ है, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। आपने गुड्स डिलीवर कर दी, यहां पर रिकॉग्नाइज हो गया। इस कैश बाद में भी इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहां पर इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। 15 मार्च को जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है कि जब आपको उसको रिसीव करने का लीगल राइट्स मिल जाता है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। रेवेन्यू इज डीम्ड टू हैव रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज। जब हमें रेवेन्यू को प्राप्त करने का या मिलने का कानूनी अधिकार मिल जाता है तो उस समय उसको रिकॉग्नाइज मानते हैं। कैश सेटलमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमें इसमें 10 मार्च को ऑर्डर मिला कि हमें गुड्स बेचने हैं किसी को, अब लेकिन 15 मार्च को हमने डिलीवर किया, कैश हमें 25 मार्च को मिली है। तो 15 मार्च को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब हमने गुड्स डिलीवर की, कैश हमें बाद में मिली है। कई बार कैश पहले ही मिल जाती है। मान लीजिए कि अगर ये हमें 10th मार्च में कैश मिल जाती और हम सप्लाई 15 को करते तो 15th में ही रिकॉग्नाइज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीगल राइट होना चाहिए, कैश सेटलमेंट की ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। इम्प्लीकेशन क्या है, हेल्प्स इन करेक्ट असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न इन अ सर्टेन पीरियड। तो इससे हमें मदद क्या मिलती है कि किस पीरियड में हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, वो हमको जानने में इससे मदद मिलती है। देखिए इसमें ऐसा भी होता है कि आपको कई बार कैश एडवांस में मिल गई, ठीक है। आपको मान लीजिए कि आपने कोई काम जो है अप्रैल में करना है और आपको मार्च में ही उसका पैसा मिल गया 25 मार्च को, तो लेकिन काम तो आप अप्रैल में करेंगे ना, तो वो आपके नेक्स्ट पीरियड की इनकम होगी, इस पीरियड की मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी आपने
अर्न नहीं किया उसको, तो ये रेवेन्यू रिकग्नाइज पीरियड आपको बताता है कि लीगल राइट्स जब आएगा उसको रिसीव करने का तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। नेक्स्ट है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, रिसीप्ट्स, कैश मेमो एटसेट्रा। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जो उसको ऑथेंटिक बनाए। आप कह देंगे साहब मैंने तो बहुत मार्केटिंग के लिए जाता था, 500 रुपये का रोज़ मेरा पेट्रोल लग जाता है, कहने से नहीं बनेगी बात। आप वो पेट्रोल का बिल जो होता है उसको प्रोड्यूस करेंगे, साहब देखिए ये 20 तारीख का, 21 का, 25 का, 26 का है, तो तब माना जाएगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स, रिसीप्ट्स, कैश मेमो। आपके पास या तो वाउचर्स उसके लिए, या आपके पास रिसीप्ट हो गई, या कैश मेमो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपका ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक बन जाएगा। तो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिसिटी देने के लिए आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल आपको बताता है कि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है वो ऑथेंटिक तभी होगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। इंप्लीकेशन क्या है कि प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रमाणिकता देता है। तो ये प्रिंसिपल्स आपके खत्म हो गए बच्चों। अब इसमें एक, वैसे तो ये एक अलग चैप्टर ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन हमने यहीं पर थोड़ा सा समझाने के लिए आपको लिख रखा है। कारण क्या है कि देखिए ये भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक तरह के रूल ही है। ये तो देखिए पूरे आपके सब जगह चलते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। तो हमने भी सोचा, इसको सोचा कि चलो इसके साथ ही आपको ये भी थोड़ा बता दिया जाए, बाद में चैप्टर भी देख लेंगे आगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, शॉर्ट में यह लिखा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होती है, ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग बॉडी बनाती है अपनी कंट्री की नीड्स को और अपनी कंट्री के लॉ को ध्यान में रख करके, और फिर उससे एक बाउंड्री लाइन तैयार हो जाती है कि विद इन विच एन अकाउंटेंट हैज टू वर्क। उसके अंदर रह करके अकाउंटेंट को काम करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है इसके लिए? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। As AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर जनरल गाइडलाइंस इशूड बाय रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये जनरल गाइडलाइंस है, सामान्य दिशा निर्देश हैं जो देश की रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग बॉडी बनाती है। इन इंडिया ICAI हैज़ द राइट्स टू इशू AS। हमारे देश में, भारत में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करें। इट हैज़ इशूड 32 AS सो फार। अब तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि अपनी कंट्री के अंदर आपने कैसे काम कर रहे हैं उसको बारे में गाइडलाइंस होती हैं। नेचर क्या है AS का? प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर क्रेडिबल एंड रिलायबल अकाउंट्स। तो इसका एक तो ये बेनिफिट है, या इसका एक नेचर है ये कि यहाँ आपको क्रेडिबल और रिलायबल अकाउंट बनाने के लिए गाइडलाइंस मिलती है, इससे दिशा निर्देश मिलते हैं, और आपके जो अकाउंट बनते हैं वो विश्वसनीय बनते हैं और रिलायबल बनते हैं, सबको उनके ऊपर भरोसा रहता है। रिमूव्स कंफ्यूजन अबाउट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम इन GAAP। GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आप ये पीछे पढ़ रहे थे। तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कई जगह कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करता है AS। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, अलग अलग प्रिंसिपल में सेम आइटम का डिफरेंट ट्रीटमेंट बताया गया है। तो आप एक करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दूसरा करता है तो वो भी ठीक है, तो वो कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाता है। तो इसमें कई जगह ऐसा होता है जहां पर आपको कंट्रास्ट रहता है एक दूसरे का। जैसे देखिए कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है सब कुछ शो कर दीजिए, मेटीरियलिटी कहता है कि नहीं, जो सिग्निफिकेंट है उसी को शो करिए। तो ऐसा करके आप कोई भी प्रिंसिपल आप अपनाएंगे तो आपको गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो कन्फ्यूजन है, कोई कुछ यूज करेगा, तो ये कन्फ्यूजन को दूर करता है। रिमूव्स कन्फ्यूजन अबाउट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर होता है और अकाउंट ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट बनते हैं। डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड लॉ ऑफ द कंट्री, दस ड्रॉज ए लाइन विद इन विच एन अकाउंटेंट हैज टू वर्क। तो कंट्री की, हमारे देश की, अपने जिस देश का होता है उस देश की जरूरत क्या है और उस देश का क्या कानून है, क्या लॉ है, उसको ध्यान में रख करके AS डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए ये एक बाउंड्री लाइन प्रिपेयर कर देते हैं जिसके अंदर रह करके अकाउंटेंट को काम करना होता है। यूटिलिटी ऑफ AS,
इसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है कि इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी बाय इस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्मिटी। सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी बनती है, यानी कि जब एएस तो पूरी कंट्री पे लागू होगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो सबको उसको मानना पड़ेगा तो सबके अकाउंट यूनिफॉर्म बनेंगे। तो उससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी रहेगी, बार बार एक जैसे भी बनेंगे जब आप एक ही टूल को यूज करेंगे, सबके एक जैसे बनेंगे, और उसके अलावा कंपेरेबल भी होंगे। आप आपस में अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं, दूसरों से भी कर सकते हैं। बूस्ट द मोरल ऑफ द यूजर्स, जब आप किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की बात को मान करके अकाउंट बनाते हैं और उसके नियम कानून आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनका मोरल भी बूस्टअप होता है कि यस अकाउंट जो है वो बिल्कुल रिलायबल हैं और क्रेडिबल हैं, क्योंकि वो उन रूल्स को फॉलो करके बने हुए होंगे। लेसन्स द बर्डन ऑफ ऑडिटर्स, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो ऑडिटर मतलब जो अकाउंट को चेक करता है, तो उसको बार बार अपने दिमाग को घुमाना पड़ेगा, आपके लिए किसी और तरीके से, दूसरे के लिए किसी और तरीके से। लेकिन जब रूल्स होंगे तो वो रूल के हिसाब से चेक करेगा, तो उसका बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, उन्हीं रूल को वो फॉलो करके चेक कर सकता है। देखिए अब लास्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यानी कि जितने जो भी बिजनेस हाउसेज हैं वो ग्लोबल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जाकर के अपना बिजनेस फैला रहे हैं। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ के, लेकिन देखिए हमारी कंट्री की जो कंपनी होगी ना, वो जब अपने देश में काम करेगी तो उसको यहाँ के नियम कानून, यहाँ के लॉज मानने पड़ेंगे। लेकिन जब वो विदेश जाएगी तो उसको वहाँ के नियम कानून मानने पड़ेंगे, जो कि डिफरेंट होंगे हमारी कंट्री से। हमारे देश में जो नियम कानून चलते हैं वो USA में या ब्रिटेन में वो नहीं चलते, वहाँ उनके अपने चलते हैं। तो क्या होता है कि फिर एक ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ इस तरह का कोई ऐसा तरीका हो जाए जिससे कि हम वहाँ पर जाकर के काम कर पाएँ, दिक्कत ना महसूस हो, है ना। तो इसके लिए IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने IFRS बनाए, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, जिनके बेसिस पर आप दूसरे देश में जाकर के इजीली काम कर सकते हैं। ये आपके लिए कॉमन ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज है, यानी कि पूरी दुनिया में ये लैंग्वेज आपकी काम कर देगी। तो ये IFRS है जो इंटरनेशनल ट्रेड को, ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपका 3rd चैप्टर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हम आज फिनिश हो गया है। इसको अच्छी तरह से एक बार आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।